मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, अभी आपको जैसा हम पढ़ा रहे हैं वो है जैव विविधता का संरक्षण। यानी आपने पढ़ा जैव विविधता यानी जीवों की विविधता, जिसको हम इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। उसको पढ़ने के बाद आपने पढ़ा जैव विविधता में राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान में किस तरीके से हम जीवों की विविधता को बनाए रखने में उसकी मदद करते हैं, जहां पर किसी को प्रवेश नहीं किया जाने देता, जहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता, जहां पर कोई जानवर को नहीं डाल सकते हैं, यानी जो जैसे है उसी तरीके से हम उसको रखते हैं, उसे एक क्षेत्र बनाकर रख दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, अब उसके बाद हमने जो पढ़ाया आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी वह अभ्यारण्य जहां पर दूसरे जीवों का प्रवेश कराया जाता है। जैसे मान लिया अगर उसमें कोई दूसरा जानवर नहीं है, दूसरा जीव नहीं है, उसको वहां डाल दिया जाता है ताकि उसकी भी रक्षा हो सके, और या फिर वहां पर कुछ घूमने टहलने के लायक हो जहां पर लोग जा सकते हैं और शोध के लिए काम करता है, वो है वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाया है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको जैव विविधता का पूरा अगर पढ़ना है, जैव विविधता किसे कहते हैं और क्या कैसे एक्स सिटू और इन सिटू पद्धति के द्वारा हम इसकी रक्षा करते हैं, यानी इन सिटू की पद्धति के द्वारा मतलब कि जब हम किसी जानवर या किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों का वहीं पर उसका रक्षा करते हैं, उसी को बोलते हैं स्वस्थान पद्धति यानी इन सिटू सिस्टम। और एक्स सिटू में क्या होता है कि अगर जानवर मान लो कोई पक्षी है, अगर हमको पता चला किसी दूसरे घोंसले में रह रही है, उसका हमने देखा कुछ वो मतलब वो मरने लायक है, तो उसको हम क्या करते हैं, ले आकर उसको एक पिंजरे में डालकर और उसको हम क्या करते हैं, वहां पर उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी उसके रोगों से इलाज करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बाह्यस्थान पद्धति, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसका इलाज करना, उसे हम बोलते हैं बाह्यस्थान पद्धति। तो दोस्तों ये सब तरीके हैं जैसे हम जैव विविधता को बनाए रखते हैं। उसी में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों अब बात करते हैं जैव मंडल रिजर्व क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वनस्पति या जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जहां सुरक्षा एवं पोषण प्रदान किया जाता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र हम बनाते हैं, एक ऐसा क्षेत्र हम बना देते हैं जहां पर जीव जंतु रहते हैं और जहां पर उनके पोषण और सुरक्षा प्रदान किया जाता है। यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, उसकी सुरक्षा तो की जाती है, लेकिन किस तरीके से हम उसको पोषण भी देते हैं, खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अगर नहीं होता है वहां पर पूरे इलाके में, यानी जहां पर वो रहते हैं, अगर वहां पर कुछ भी नहीं होता तो उसको हम खाना पोषण सब कुछ देते हैं, उसी को बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वहीं अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में हम ऐसा कुछ नहीं करते, जो जैसा है वो अपना खाए पिए उसी में रहें, यानी एक जानवर दूसरे जानवर को मार सकता है और एक जानवर जो है किसी फल फूल या पेड़ पौधे को खा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये जैव मंडल आरक्षित यानी जैव मंडल रिजर्व का सबसे पहले बात किसने कहा था, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग एडवर्ड स्वेस ने किया था। एडवर्ड स्वेस, दोस्तों याद रखिएगा, एडवर्ड स्वेस का नाम याद रखिएगा, यानी जैव मंडल रिजर्व का सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था ये किसने किया था, एडवर्ड स्वेस ने किया था। जैव मंडल रिजर्व में जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी उनकी आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें हम प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप समझिएगा आप बातों को, यानी ढेर सारे जीव जंतु होते हैं जो कि क्या होते हैं, उनकी रक्षा नहीं हो पाती है और वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इसी विलुप्त को इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें हम रक्षा प्रदान करते हैं, जैव मंडल यानी आरक्षित कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, जैसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र, मृग रिजर्व, कस्तूरी मृग या कश्मीरी हंगुल को बचाया जाता है, घड़ियाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो इसके बारे में हम जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। इसमें पक्षी अभ्यारण्य भी होता है, तितली अभ्यारण्य भी होता है। अगर ये सब विलुप्त हो जाएंगे तो हमारे देश की जो जैव विविधता है वो बहुत कम हो जाएगी। और इसी के तहत IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रेड बुक डाटा लिस्ट जारी करता है, जो ये बताता है कि किस देश से कौन कौन से जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको बचाया जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। अब इसके क्या कार्य होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। जैसे पहले बात करते हैं संरक्षण। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, पहले संरक्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है, संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे सपोज दैट अगर कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहां पर उसको ले जाके खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है और उसको मतलब पूरी व्यवस्था किया जाता है, यानी हम किसी न किसी तरीके से उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको हम और बढ़ा रहे हैं, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को हम क्या करें, बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हम उसमें मारेंगे, काटेंगे, उसको खाएंगे, पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्षेत्र हम इसलिए बनाए ताकि लोग कह सके कि हमारे यहाँ इतने शेर अभी हैं, ठीक है दोस्तों। अगर अब आगे बात करते हैं,
पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण किया जाता है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनके आनुवंशिक, यानी जो आनुवंशिकता के आधार पर जितने बटे हुए हैं, जैसे अगर बात करेंगे शेर भी होता है, चीता भी होता है, बाघ भी होता है, दोनों के लगभग देखा जाए तो दोनों पैंथेरा टाइग्रिस की श्रेणी में आते हैं, यानी दोनों जो है टाइग्रिस की श्रेणी में आती है, यानी पैंथेरा के श्रेणी में या उपजातियों में। उनको बचाए रखने के लिए हम उनका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संसाधनों के पारंपरिक उपयोग यानी संरक्षण है, और ये हो गया पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण किया जाता है। पारितंत्रों यानी पृथ्वी पे जो जातियां हैं, आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण किया जाता है। उनके जो आनुवंशिकता के आधार पर जो बटे हुए हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्या है, शोध एवं मॉनिटरिंग। यानी उसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है, शोध एवं मॉनिटरिंग। यानी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग जाते हैं, क्या करते हैं, वहां पर शोध करते हैं। शोध इसलिए करते हैं, रिसर्च इसलिए करते हैं कि आप देखिए इसमें हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो हमारे देश के काम आ जाए। जैसे कुछ वनस्पतियां होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, दवाओं के रूप में उपयोग करते हैं। या कुछ जीव जंतुओं की हड्डियां होती हैं, कुछ जीव जंतुओं के जब खाल होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको मारने लगेंगे, नहीं, जब वो मर जाएंगे उसका जो खाल होता है उसको क्या करेंगे, उसको लेकर उसका हम कोई ना कोई ऐसे उपयोग करेंगे जो देश की सेवा में लगे। इलीगल काम नहीं, लीगल काम के लिए। ठीक है, बोधन शिक्षा। बोधन शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान के लिए शिक्षा। अगर जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, अगर हमें किसी को बताना हुआ कि यार चलो आपको चिंपैंजी दिखाते हैं, हमने ऐसे ही बता देंगे कि बंदर की तरह होता है, काला सा होता है, मुंह ऐसे लंबा सा होता है, तो लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, अच्छा होगा कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं, बोधन के लिए, ज्ञान के लिए उसको क्या करते हैं, वहां जाके दिखाते हैं, या हम बता देते हैं, फोटो दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं कि देखो यार ये है चिंपैंजी है, गोरिल्ला है। जैसे बात करते हैं डायनासोर की, हम लोग खाली सुनते हैं डायनासोर डायनासोर, लेकिन आज तक कभी जीवित नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि आज से कई करोड़ वर्ष पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो लेकिन उसके साक्ष्य मिलते हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर एनिमेशन में थोड़ा हमें मूवी दिखाई जाती है, जैसे कि जुरासिक पार्क मूवी आपने देखा है। ठीक है, तो ये बोधन शिक्षा के लिए हो गया, यानी ज्ञान की शिक्षा के लिए। अब देखिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए, यानी कहा जाता है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। अब बात करते हैं विकास की बात है, यानी कैसे हम इसको विकसित करते हैं, ये कैसे हमारे देश को ये विकसित करता है। देखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास करता है। अच्छा, सामाजिक कैसे विकास करता है, क्योंकि वो देखिए भी हमारे समाज के पार्ट है। अगर हमारे यहाँ अगर ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, मान लिया हम बनारस में, और एक भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं, अगर एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हम स्थापित कर दें तो लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे ना बनारस में एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, वहां चलो देखा जाएगा। यानी हमारे समाज को क्या कर रहा, विकसित कर रहा, प्रभावित कर रहा है ना। हम अब पूछेंगे, कोई अगर कॉल करेगा मेरा दोस्त, या तुम्हारे यहाँ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसका नाम है सपोज सारनाथ, तो हम कहें हाँ यार है, तो फिर वो आएगा मेरे पास, यानी ये हमारा विकास हो रहा है। दूसरी बात, सांस्कृतिक विकास, यानी हमारी एक संस्कृति बन जाएगी वहां पर रहने सहने का, वहां पर उसके वातावरण का। ठीक है, आर्थिक विकास कैसे होगा, जब वहां पर कोई आता है तो वहां पर 10 रुपया, 20 रुपए, 25-50 रुपए का टिकट लगता है, उस टिकट से उसको अंदर जाने का प्रवेश मिलता है। तो यानी वहां पर हमारा आर्थिक विकास भी हो रहा है, यानी हमारा नहीं, हमारे सरकार की या फिर हमारा भी, चूंकि हम वहां पे क्या करते हैं, जब वो आदमी आता है वहां पर देखने के लिए तो सीधा ऐसा छोटे देख के चला जाता है, कुछ खाता है, बाहर जाके चाट खाता है या फिर ब्रेड पकौड़ा खाता है, और मंचूरियन राइस, चिकन राइस, वेज नॉन वेज जो भी खाने का मन होता है वो सब खाता है वहां पर। तो ये भी क्या करता है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रभावित करता है, यानी प्रभावित होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी एवं जैविकी दृष्टि से विकास का उन्नयन। दोस्तों, अगर जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, सपोज अगर हमारे एरिया में है और हमें कोई नया जानवर दिखाई दिए तो हम क्या करते हैं, यानी सरकार क्या करती है, उसको उठाकर उसमें डरवा देती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होता है, वो जीव जंतु को हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेगा, वो जो भी चाहे वो कर सकता है, यानी बांध के रख लेगा या फिर कहीं ले जाकर उसको बेच देगा, कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से नहीं कर पाता, और पता चला कि हमारे इलाके में ही जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहां पर प्रशासन लगी हुई है, और प्रशासन को जैसे ही पता चलेगा तो क्या करेगा, प्रशासन तुरंत आएगी और प्रशासन ले जाएगी उसको वहां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में रख देगी। यानी पारिस्थितिकी एवं जैविकी दृष्टि से विकास का उन्नयन हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा संरक्षण और ये रहा जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों के प्रमुख कार्य। तो दोस्तों याद रखिए, जो प्रश्न पूछता है कभी कभी तो ऐसा पूछता है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का क्या कार्य होते हैं, तो जीवों की सुरक्षा करते हैं, उसके पोषण तत्वों को देते हैं, हम खाने के लिए देते हैं, जिससे उसकी वो बनी रहे, यानी उसकी जो विविधता है वो बनी रहे, जीवों की विविधता बनी रहे। ठीक है, अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए यहाँ से बनते हैं। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण
पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में दोस्तों मैन एंड द बायोस्फीयर एक योजना शुरू किया गया था वर्ष 1971 में, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। मैन एंड द बायोस्फीयर यानी मनुष्य और जैविक मतलब जैवमंडल को जोड़ने का, मनुष्य एंड जैवमंडल को जोड़ने का एक कार्यक्रम चालू किया गया, जिससे ये कहा गया कि भैया प्लीज किसी तरीके से मनुष्य को जैवमंडल से जोड़ा जाए, जिससे वो जानवरों को विलुप्त हो रहा है जो उसको हम बचा सकें। उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसी संभव प्रयास के तहत जो है वर्ष 1972 में टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है भारत में। लेकिन अभी हम भारत की बात नहीं कर रहे, अभी हम विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी इसकी शुरुआत कब होती है? वर्ष 1971 में। तो दोस्तों ये हम पॉइंट जरूर नोट करिएगा। यूनेस्को ने शुरुआत किया था कब? यानी मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम शुरुआत किया था वर्ष 1971 में। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान समय में भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व हैं, यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने? टोटल 18 हैं भारत में। ठीक है, जिसमें से 11 को विश्व धरोहर यानी वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसे किसने शामिल किया है? ये यूनेस्को शामिल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व हैं, और जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र के यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जान लेते हैं। हालांकि सबके क्षेत्रफल को नहीं जानना है, किसी किसी के जानना है। क्यों? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है, एक आध दो में जिसमें जो खासियत होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए बात करते हैं, मोटे मोटे जान लेते हैं। जैसे अचान कमार या अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में, इसका जो क्षेत्रफल है 3835 किलोमीटर है। इसकी स्थापना होती है 2005 में। ठीक है, दूसरा है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई कहाँ पर है? केरल में है, जिसका क्षेत्रफल है 3500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मोटी मोटे जानिएगा, ये पॉइंट हमने लिख दिया है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप मोटी मोटे जानिएगा। उसके बाद आता है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग सबको समझ में आता होगा, क्योंकि दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र को असम में कहा जाता है, यानी असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत का मेल नदी है, यानी इसको ब्रह्मपुत्र, पुत्र मतलब क्या हो जाएगा? मेल। और फीमेल क्या होती है? नदियां सारी फीमेल होती हैं, ये जानते रहिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है तो आपको समझ नहीं आता है। अब बात करते हैं डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा दोस्तों ये भी है कहां पर? आपका असम में है डिब्रू सैखोवा। ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, इसकी लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों डिब्रू सैखोवा ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो क्षेत्रफल है 765 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये सबसे छोटा, हमारे यहाँ का सबसे छोटा जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो 765 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? कितना है इसका क्षेत्रफल? 885 वर्ग किलोमीटर। स्थापना वर्ष है वर्ष 1989 में। ठीक है, आगे जो बात करते हैं वो है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। यानी मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी है वहां पर, मन्नार की खाड़ी इसका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है तमिलनाडु में। इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। स्थापना वर्ष है वर्ष 1989 में। ठीक है, अब बात करते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये 2619.92 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो स्थापना हुआ था वर्ष 2000 में हुआ था। दोस्तों कंचनजंगा से एक बात याद रखिएगा, कंचनजंगा को जनवरी 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आगे हम इसका वर्णन करेंगे, अभी आप बात समझिएगा, देखिएगा। तो कंचनजंगा के क्षेत्रफल है 2619.92 किलोमीटर। वही मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र असम में है, बहुत बार पूछा है। अभी कल खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। 2837 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी क्या है? उत्तराखंड में है। ये 5860 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर 1988 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु के बीच में है। 5520 वर्ग किलोमीटर है। 1986 में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कहीं के हम वन्यजीव अभ्यारण्य बोल देते हैं, नहीं दोस्तों, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है, हालांकि अभ्यारण्य भी है, पार्क भी है। नोकरेक, ये कहां पर दोस्तों? मेघालय में है। 820 वर्ग किलोमीटर। कितना ये? 820 वर्ग किलोमीटर। यह दूसरा सबसे छोटा क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। पहला सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। दूसरा है नोकरेक मेघालय।
अब बात करते हैं पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी से नाम पता चलता है, धूपमढ़ी, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, 4981 वर्ग किलोमीटर है। 1999 में इसकी स्थापना होती है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में है, 4374 वर्ग किलोमीटर है। 1994 में इसकी स्थापना होती है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 4374 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1994 में इसकी स्थापना होती है। अब बात करते हैं सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन के बारे में आप जानते हैं, सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और ये 9630 वर्ग किलोमीटर। 1989 में इसकी स्थापना होती है। कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2008 में और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कच्छ डेजर्ट जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ डेजर्ट। इसकी स्थापना होती है वर्ष 2008 में। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। ये कहाँ पर है? हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में है और 7770 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2009 में यह स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, 4775 वर्ग किलोमीटर। स्थापना वर्ष है 2010 में। ठीक है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, 4755 वर्ग किलोमीटर, 2010 स्थापना वर्ष। पन्ना, पन्ना कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, 2998 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2011 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 18 में से यानी वर्तमान समय में हमारे देश में कुल टोटल 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 11 को यानी 11 जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये 11 वाला पॉइंट जरूर नोट करिएगा कि 11 जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों को हमने क्या किया है? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह पहले 10 था। जनवरी 2019 में कंचनजंगा को शामिल किया गया दोस्तों। वर्ष जनवरी 2019 से पहले इसकी संख्या टोटल 10 थी, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। लेकिन अब ये कितनी है? 11 है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी अब? 11 है। यानी कि अगर पूछा जाए कि टोटल यूनेस्को में शामिल विश्व की जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में यानी भारत की जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया यूनेस्को में? तो सिर्फ 11। ठीक है, और टोटल है कितने? 18। अब बात करते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। यानी यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है। दोस्तों याद रखिएगा, जब पहले बार शामिल किया गया था भारत के क्षेत्रों को, उसमें सबसे पहले नीलगिरी था, उसके बाद नंदा देवी है और ढेर सारे हैं। ठीक है, तो यानी सबसे पहला है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का अंतिम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कंचनजंगा। तो सबसे पहला कौन सा? यूनेस्को यानी नीलगिरी है। सबसे अंतिम में कौन सा हुआ? सबसे आखिर में कौन सा आया है यूनेस्को की सूची में? वो है कंचनजंगा में, कंचनजंगा को। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ डेजर्ट जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। कच्छ डेजर्ट जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसका हमने यहाँ पर चर्चा किया था, जिसके क्षेत्रफल है 12,454 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,454 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे छोटा की बात करते हैं तो डिब्रू सैखोवा, यानी भारत का सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, जिसका क्षेत्रफल है 765 वर्ग किमी, 765 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों जरा समझते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल 11 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, पहला है नीलगिरी, सुंदरवन को भी नीलगिरी के बाद सुंदरवन, सुंदरवन के नीलगिरी के बाद नंदा देवी, फिर सुंदरवन को शामिल किया गया, फिर मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया। ठीक है, तो यानी नीलगिरी को पहले शामिल किया गया, फिर नंदा देवी को, सुंदरवन को, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी को, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, अगस्त मलाई को शामिल किया गया, फिर कंचनजंगा को 2019 में शामिल किया गया। दोस्तों कंचनजंगा को 2019 में शामिल किया गया। यानी इस प्रकार अगर बात करते हैं कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 11 को। और दोस्तों अगर ये पूछता है कि यूनेस्को की सूची में शामिल सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो किसका नाम बताएंगे आप? दोस्तों सब किसका नाम बताएंगे? सुंदरवन का। सुंदरवन जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। ठीक है ना, किसमें? जो यूनेस्को ने शामिल किया है।
और वैसे अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा जो है कच्छ डेजर्ट, जो 12,454 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा, डिब्रू सैखोवा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लेक्चर, यानी कि जो हमने पढ़ाया है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण में हमने पढ़ा दिया राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आज पढ़ाए हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके आगे हम पक्षी अभ्यारण्य यानी एक्सक्लूसिव पद्धति के द्वारा जू के बारे में बताएंगे। चिड़ियाघर में किस तरीके से जीवों को लाकर उसमें हम उसकी सुरक्षा करते हैं, यानी एक्सक्लूसिव पद्धति यानी बाह्य स्थान पद्धति के तहत। ये है स्वस्थान पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और आगे रिस्पॉन्स देते रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।